कैलारस में आयोजित इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के जुझारू और संघर्षशील नेता पूर्व विधायक आदरणीय श्री सूबेदार सिंह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह बाबू जी, अनूप सिंह भदौरिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय मुंशीलाल जी, रघुराज सिंह कंसाना जी, कमलेश जाटव जी, हमारे नगर पालिका जौरा के अध्यक्ष राजू माहेश्वरी जी, कैलारस के अध्यक्ष बहन अंजना जी। मंच बहुत ही संपन्न है और सूबेदार सिंह जी ने किसी को छोड़ा नहीं, इसलिए सूबेदार सिंह जी ने जिन जिन के नाम लिए वे सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मकर संक्रांति का त्योहार है। त्योहार के दिन भी आप सबने दिन भर आज किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का त्योहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। आज सूर्य उत्तरायण में गए। आज का दिन हमारी संस्कृति का बहुत पवित्र दिन है और इसलिए इस त्योहार पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजी साल को देखें तो पहला महीना है, सर्दी अच्छी पड़ रही है, लेकिन 2024 का ये जो वर्ष है, इस वर्ष को सदियों तक भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में याद किया जाएगा, क्योंकि साल शुरू होता है तो तीज त्योहार भी आते हैं, तारीख भी रोज बदलती है, लेकिन ये साल ऐसा है जब 22 जनवरी को प्रभु राम का अवतरण अयोध्या जी में हो रहा है। यह दिन भारत में लोग देख सके, इसके लिए हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने बड़ा संघर्ष किया और हजारों लोग का बलिदान इसमें हुआ। लेकिन आज जो नहीं है, उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हम लोग इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं और अपनी आंखों के सामने राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी के बाद हम लोग
दर्शन करने भी भगवान के जा सकेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसलिए जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीखें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन 22 जनवरी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कि इस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरा, आप देखो तो ध्यान में आएगा कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रस्ट ने तय किया कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा अपने कर कमलों से करें। तो आम तौर पर तो नेता तो मुख्य अतिथि बन के ही जाता है, और जिंदाबाद के नारे लग जाए तो खुश हो जाता है, माला पहना दो तो और खुश हो जाता है। लेकिन अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं तो ब्राह्मणों ने कहा मूर्ति में प्राण उत्पन्न करने हैं तो जजमान को 11 दिन तक साधना पहले से करनी होगी। और आपने देखा कि मोदी जी उपवास पर चले गए, व्रत में चले गए, क्योंकि 22 तारीख को भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उनको भाग लेना है। यह बात मैंने इसलिए कही कि उनको तो प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना है, इसलिए 11 दिन का संयम व्रत करने वाले हैं। लेकिन हम सब भी सांसारिक प्राणी हैं। हर बड़े आदमी के किसी भी कृत्य से हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हनुमान जयंती का दिन है तो क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि हनुमान जयंती का दिन है, कल हनुमान जी की पूजा करेंगे तो 24 घंटे पहले से हम उपवास रह के तब अन्न जल ग्रहण करेंगे जब हनुमान जी की पूजा कर लेंगे। ये तो आध्यात्मिक हो गया। सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के भी जितने काम हैं वो चलते फिरते नहीं होते। उन कामों के लिए भी अगर साधना उनके पीछे हो तो वो काम सोने में सुहागा हो जाते हैं। आप सब इस बात को देखते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, लेकिन उन सब सरकारों में हर आदमी जो हिंदुस्तान का है वो विदेश पर गर्व करता था। कोई आदमी आया, किसी ने एक मफलर दे दिया कि मैं चाइना गया था, भाई साहब आपके लिए लाया हूं। जब तक आदमी 100 लोगों को बता नहीं देता था तब तक रोटी नहीं खाता था कि ये चीन का है। था ना ऐसी स्थिति, क्योंकि हमने अपने देश को दुनिया के सामने ताकत के साथ रखा ही नहीं। अंग्रेज चले गए लेकिन मानसिक रूप से गुलामी नहीं गई। लेकिन आज आप देख रहे हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि आज कोई भी आदमी विदेशी माल की प्रशंसा नहीं करता। वो अगर गिफ्ट भी देता है तो कहता है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हमारा प्रोडक्ट है, ये मेक इन इंडिया के द्वारा बनाया हुआ है,
ये आचार स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाया है। ऐसा ही होता है ना। ये इसलिए संभव होता है कि अगर देश के प्रतिनिधि के सोचने की दशा ठीक है तो देश ठीक दिशा में चलेगा। पुराने समय में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो न देश में हलचल होती थी न दुनिया में हलचल होती थी। लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी एक कदम भी विदेश की धरती पर रखते हैं तो पूरी दुनिया चौकन्नी होकर टीवी पर बैठी रहती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोलने वाला। मोदी जी ने हमारे देश की ताकत को जाना भी, पहचाना भी और उसको दुनिया में परोसा भी। और उसी का परिणाम है कि आज आप सब देखते होंगे बड़ी बड़ी बैठकों में टीवी पर दुनिया का कोई भी देश हो, उस देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के सामने बौना दिखाई देता है। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी का जो आत्मबल मजबूत है, उस आत्मबल के कारण उन्होंने दुनिया के सब देशों को कहा कि देखो भाई, हम किसी पर नजर उठाकर बात नहीं करना चाहते, हम किसी के सामने नजर झुकाकर भी बात नहीं करना चाहते, हम आंख में आंख डालकर बराबरी की हैसियत से बात करना चाहते हैं। दुनिया के देशों को कहा कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेरे पास जनसंख्या और बाजार है। अगर मैं ये तय कर लूं कि तुम्हारा माल हिंदुस्तान में नहीं बिकेगा तो तुम्हारे पास फैक्ट्री को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस जज्बे के कारण सारी दुनिया आज हिंदुस्तान के सामने झुकती भी है, हिंदुस्तान को मानती भी है। हिंदुस्तान को मन से चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन हिंदुस्तान की जय जयकार करने में कोई भी पीछे हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने वर्क कल्चर को बदला। अभी रेल की बात राजू भाई कह रहे थे। मैं जब 2009 में यहां चुनाव लड़ा तो उससे पहले भी कैलारस में, बीरपुर में, अनेक जगह हमारे भाजपा के लोग कार्यक्रम करते थे, तो मैं कार्यकर्ता के नाते उन कार्यक्रमों में आता था और लोग बैनर लगा के मांग करते थे इसको बड़ी लाइन करो। मुझे लगा मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा हूं, रेल का मामला केंद्र के पास आता है तो अपन को इसको लक्ष्य बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए और इसको बड़ी लाइन बनाना चाहिए। तो मैं छोटी लाइन से यात्रा करते हुए श्योपुर गया। जगह जगह लोग मिले, बड़ा जनजागरण हुआ, मामला प्रकाश में आ गया, अखबारों में रहा। आचार संहिता लग गई थी लेकिन टिकट घोषित नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने एक प्रकरण लादा जिसमें अभी साल भर पहले ही मैं बरी हुआ हूं। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी और मैं विपक्ष का सांसद बना, तो हम लोग लोकसभा में खूब लड़ाई लड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को 2-3 बार मिलने गए। तो सामान्य तौर पर पहले क्या होता था कि कोई भी नेता आया, 10-20 लोग आए तो मंत्री खुश करने के लिए बोल देता था कि चलो बजट में प्रावधान करते हैं।
तो यूपीए की सरकार थी, तब बजट में इसका प्रावधान हो गया। लेकिन मैं सरकार और सरकार की असलियत बताना चाहता हूं। कागज में प्रावधान था, 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। जिस प्रोजेक्ट पर 4000 करोड़ रुपया खर्च होना है, 10 साल तक उस परियोजना पर 5 लाख का बजट प्रावधान रहा। 5 लाख के बजट प्रावधान में झंडे भी खरीदने नहीं आएंगे जो साइड पे लगाए जाएंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो मैंने जब ये कोशिश की तो ये लो लाइन एरिया था, मतलब बड़ा व्यापार नहीं है इस इलाके पर। तो स्वाभाविक रूप से अब तो थोड़ा देखने का नजरिया बदल गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो कोई भी काम करने से पहले ये देखा जाता है कि इससे आय कितनी होगी। तो रेलवे में ये लो लाइन एरिया था, लेकिन भाजपा की सरकार थी तो मैंने कहा कि भाई लो लाइन को हाई लाइन करो, कैसे भी हमारी भी इज्जत का सवाल है। और आज आप देख रहे हैं लो लाइन एरिया में जितना तेजी के साथ काम चल रहा है, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और साल भर नहीं लगेगा जब ये लाइन श्योपुर तक पहुंच जाएगी। श्योपुर के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। मैंने उसका पिछले दिनों चुनाव से पहले शिलान्यास किया। और 1 महीने तक कैलारस भी आ जाएगी ट्रेन। ये सरकार में फर्क है। आज मैं कह रहा था कि पहाड़गढ़ में कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में लाइव रहने वाले थे। मैं थोड़ा देर से निकला इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं जा पाया, लेकिन कुछ लोग गए। अब आप सोचो, एससी और एसटी के लिए योजनाओं की कमी है क्या? मतलब मैंने सांसद रहते हुए आदिवासियों को 20,000 मकान कोटे के अतिरिक्त मिल जाए, इसके लिए 20,000 मकान का अलग से पैकेज दिया जब ये विभाग मेरे पास। और हमारे मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि कोई भी इलाका हो, मतलब आदिवासियों का सबसे खराब इलाका पहाड़गढ़ था और उससे खराब इलाका कराल का क्षेत्र था। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के समय इन क्षेत्रों में ज्यादा रहा, तो जब मैं मंत्री बना तो आज हमारे यहाँ सड़क की कोई दिक्कत नहीं, पीने के पानी की दिक्कत थी। और कराल जैसे क्षेत्र में तो पोखर का पानी पीते थे आदिवासी, और लाल और हरा पानी होता था। तो मैं वहां रमाशंकर भारद्वाज जी और दुर्गालाल जी को कहता था कि ये पानी कैसे पीते? बोले भाई साहब यही भर ले जाएंगे और इसी को कपड़े से छानेंगे और इसी को पिए। तो सरकार बनी तो वह नल जल योजनाओं का जाल बिछाया। केंद्र में सरकार बनी तो जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसे गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क पहुंची, आज नल जल योजना पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? आजादी के 70 वर्षों तक ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई? और केंद्र ने तो तब बनाई जब मैं इस विभाग का मंत्री था। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि जौरा की और दतेरा की नल जल योजना, समूह नल जल योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने पूर्व में बना दी और जल मिशन के माध्यम से उसका काम हो रहा था। इतना काम होने के बाद भी मुझे गर्व होता है अपने नेतृत्व पर, उसके विजन पर, उसकी दृष्टि पर, उसकी कर्तव्य परायणता पर, कि 9 साल की सरकार होने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी कुछ इलाके ऐसे जरूर बचे होंगे जहां गांव में विकास नहीं पहुंचा हो, या कुछ आदिवासी समाज ऐसे बचे होंगे
जहां विकास की किरण नहीं पहुंची हुई। तो अभी जब मैंने रिजाइन किया उससे पहले वाली जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेके आया गया कि सहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, ये इस टाइप की जात है जो आदिवासी हैं, लेकिन किसी की पॉपुलेशन 2 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 22,000 है। तो कुल मिला के देश भर में ऐसे ट्राइब के लोग 27 लाख हैं। अब वो 27 लाख में पहाड़गढ़ में 5,000 होंगे, छिंदवाड़ा में 20,000 होंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग होंगे, बिहार में कुछ अलग होंगे। अब ये 27 लाख जो ट्राइब है, ये 2700 जगह फैला हुआ है। तो अगर 27 लाख वोट दुनिया में अनेक जगह फैला हो, तो किसी क्षेत्र को वोट प्रभावित कर सकता है क्या चुनाव में? लेकिन संवेदनशीलता इसे कहते हैं कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, वहां तक सरकार पहुंचनी चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए 9 वर्ष सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री ने ऐसे ट्राइब क्षेत्रों में 27 लाख लोगों के लिए जनमन योजना प्रारंभ की है, जिसका आज लॉन्चिंग था पहाड़गढ़। ऐसे सभी गांव में बिजली लगेगी, जहां सड़क नहीं वहां सड़क डलेगी, जहां और साधन नहीं है वहां और साधन लगेंगे। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि राजनीति के मायने क्या है। राजनीति के मायने स्वागत सत्कार नहीं है, राजनीति के मायने गाड़ी बंगला भी नहीं है। राजनीति के मायने है चित्र बदलना चाहिए, और चित्र इसलिए नहीं बदलता कि ज्यादातर लोग अपने से ऊपर उठकर सोचने का मादा नहीं रखते। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, गरीबी का भी उन्मूलन कर रहे हैं। संवेदनशीलता और दरियादिली पूरी दुनिया में सराही जा रही है। आतंकवादी भी उनके सामने घुटने टेक रहे हैं, और एक तरफ राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का भी काम है। ये मैंने इसलिए कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कार्यकर्ता माने कौन? जो भारतीय जनता पार्टी को पी सके, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को जी सके। चुनाव हमारे लिए एक 5 साल में एक बार आने वाला कार्यक्रम है। हार से व्यथित वो लोग होते हैं जिनने कभी हार देखी नहीं। हम वो लोग हैं जो हार को जीत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। एक जमाना था तो हमारा तो पार्षद भी नहीं जीत सकता था, तो एमएलए और सांसद जीत जाएगा तो सपने में भी नहीं सोचते थे। तो हार तो लिखी थी किस्मत में, लेकिन हारते 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 इन्हीं सिद्धांतों के बल पर आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं, तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार का उपभोग करने की नहीं है,
सरकार रूपी अस्त्र का उपयोग करके इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान देने की है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को यह संकल्प करना चाहिए कि ठीक है, समीकरण बिगड़ गया, चूक हो गई, सबने परिश्रम किया लेकिन हम नहीं जीत सके, लेकिन अगले बार लोकसभा भी जीतेंगे और अगले बार की विधानसभा भी हर हालत में जीतेंगे। ये हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। आज यहां पर मैं आया तो कहा गया कि मैं पहली बार आया हूं विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, तो सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा में बहुत सारी चीजें की। अब एक रस्म है, ये रस्म पूरी करना ही होती है, लेकिन मैं जल्दी इसलिए आया कि जब तक पहली बार नहीं जाते तब तक जाने आने का रास्ता खुलता नहीं है। लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पद कभी बड़ा नहीं होता। पद के लिए जरूरी है कि उस पर बैठने वाले व्यक्ति का कद क्या है। और हमेशा हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस पद पर हम हैं, हमारे रहने से उस पद की इज्जत बढ़ जाए। अगर ये हमारे मन में रहेगा तो पद कभी हावी नहीं होगा। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे 30 साल 40 साल के राजनीतिक जीवन के गवाह हैं। तो मैं जब मंडल का अध्यक्ष था और जब पार्षद था, उससे लेके 40 साल की यात्रा में आप लोगों को ईश्वर की कृपा से कोई फर्क दिखा नहीं होगा। मैं बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर आया, लेकिन अर्जुन त्यागी से जब आज मिलता हूं तो वैसे ही मिलता था जो 30 साल पहले मिलता था। तो भाई अर्जुन भाई कोई फर्क आया क्या? तो इसलिए पद व्यक्ति पर कभी हावी नहीं होना चाहिए। नहीं तो सामान्य तौर पर कई बार क्या है, थोड़ी सी सरपंची भी मिल जाए तो आदमी मलकने लगता है। थोड़ा मलकोगे फिर लोग। लेकिन मैं आज जो भी कुछ हूं या जो कुछ भी कर सका हूं, वह मेरे कारण नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की ताकत के कारण है। और इसलिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जो कुछ अच्छा हम करना चाहते हैं उस अच्छा करने के लिए अपने दल की ताकत बढ़ाओ, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपना शिष्टाचार बढ़ाओ, अपना कार्य व्यवहार मजबूत करो, जिससे कि आपके पीछे समाज खड़ा हो और समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत रहेगा, और कार्यकर्ता और भाजपा दोनों मजबूत रहेगी तो ये देश मजबूत रहेगा, भारत माता मजबूत रहेगी। आप सब ने आज इतना स्वागत किया कि केला रस आते आते मुझे 3-3:15 बजे। तो पहली बार हो गया है, अब आगे से ऊर्जा व्यय करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत ही स्नेह और उत्साह के साथ मुझे अपना स्नेह और अपना प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत।